कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम सारी चीज़ों को बेसिक से समझेंगे। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और उनकी इक्वेशन से, यानी कि किस किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं और उनकी इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, उन इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए मैंने ब्यूटीफुल स्लाइड्स इसलिए प्रिपेयर किए ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ पाए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन पे, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है जिसकी एक नई प्रॉपर्टी होती है। नया सब्सटेंस बनता है, नई प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब कैसे, जैसे अगर आपका H2 प्लस O2 मिलके अगर H2O बना रहा है, H2O क्या होता है, हमारा वाटर होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन गैस है। फिलहाल ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के लिए ये बता रहा हूँ। बैलेंसिंग हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों गैसियस स्टेट में है, जी फॉर गैस। ठीक है, गैसियस स्टेट में है और ये वाटर लिक्विड बना रहे हैं। तो जब ये वाटर लिक्विड बना रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसमें हाइड्रोजन जो कि गैस था और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया जो कि हमारा वाटर था, जिसको हमने लिक्विड बोला। यानी कि एकदम नई चीज हमारी नई प्रॉपर्टी के साथ सामने आई, इसको हमने वाटर यानी कि H2O बोला। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम टेक प्लेस। जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारा जो एटम्स होते हैं उनकी रीअरेंजमेंट होती है। इन द सेंस जो हमारे एटम्स होते हैं, कुछ एटम अपने साथ वाले एटम्स के साथ मिलके जुड़ के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सेम इन द केस ऑफ H2O जो अभी आपके सामने हुआ है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें बेसिक बात ये समझनी है कि जो हमारा कोई किसी एक सब्सटेंस का एटम, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि सब्सटेंस ए का एटम सब्सटेंस बी के एटम से मिलके कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है जो हमारा सब्सटेंस सी होता है। ठीक है, और जो कि सी वाला सब्सटेंस है वो एकदम ही नई प्रॉपर्टी के साथ उभर के हमारे सामने आता है। ठीक है, अब हम इससे आगे अगर बात करें तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कभी भी एक केमिकल इक्वेशन लिखते समय हम लोग दो चीज़ों को लिखते हैं। आपने जनरली 9th क्लास में भी केमिकल इक्वेशन बहुत सारी देखी होगी। तो हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास दो साइड होती है एक रिएक्शन की, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। यानी कि अगर मैं सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी को मिला के सब्सटेंस सी बना रहा हूँ तो इसमें ए प्लस बी जो होगा वो मेरा रिएक्टेंट होगा और जो मेरा सब्सटेंस सी होगा वो मेरा प्रोडक्ट होगा। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई, सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सब्सटेंस दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो चीजें एक रिएक्शन में बन रही हैं, फॉर्म हो रही है, देखो यहाँ पर जो हमारी एक लाइन है, यहाँ पे एक वर्ड हमने ऐड किया है, फॉर्म हो रही है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी मिलके हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए और बी हमारा रिएक्टेंट है और उससे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जो कि एक अलग ही प्रॉपर्टीज उसकी होगी जो कि सब्सटेंस ए और बी से बिलोंग नहीं करती। उसके बाद जब अगली वाली स्लाइड को पढ़ते हैं तो हमारे डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स क्या है केमिकल रिएक्शन के। हम जो भी डे टू डे लाइफ में करते हैं उसमें हमारे अलग अलग एग्जाम्पल क्या हैं। जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, हम खाना बनाते हैं, हमने चावल लिया, अगर मेरे को मान लीजिए चावल बनाना है या फिर पुलाव बनाना है, तो पुलाव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, चावल लूँगा, उसमें अलग अलग तरीके के मसाले सब्जियाँ वो भी डालूंगा, पानी डालूंगा और उसके बाद उसको उबालूंगा। तो ये उसके बाद उसको गैस पे रख देना है हमको। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें केमिकल रिएक्शन हुई ना, वहाँ पे हमने हीट भी दी, वहाँ पे हमने अलग अलग तरीके के सब्सटेंस को भी ऐड किया, स्पाइसेस को ऐड किया, है ना।
अलग अलग चीज़ों के अलग अलग तरीके के रिएक्टेंट को ऐड किया, तो ये क्या हो गया, कुकिंग ऑफ फूड एक हमारा टाइप हो गया केमिकल रिएक्शन का। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी के फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए, जैसे ही अगर हमारा ये माउथ है, जैसे ही हमारी बक्कल कैविटी में हमारा खाना आता है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे टीथ है और इन टीथ के अंदर जैसे ही फूड आता है वैसे ही हमारे मुंह में क्या बनता है, सलाइवा बनता है। वो सलाइवा इसके साथ रिएक्ट होता है और इसको अलग अलग भागों में तोड़ के छोटे छोटे पीसेस बना देता है, जिसको हम अंदर गटक लेते हैं। तो हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन में आता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे हम लोग घर में दही जमाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, दूध में एक कैटलिस्ट की तरह थोड़ा दही या थोड़ा जावन टाइप का कुछ डाल देते हैं, जिसकी वजह से उस पूरे दूध का दही जम जाता है, जिसमें कि हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम लैब कहते हैं, इसको हम बोलते हैं लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हमारा अगला क्या होता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। हमारे कोई से भी फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें अगर जल रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, अलग अंदर एक रिएक्शन हो रही है जिससे CO2 निकल रहा है और बाकी सारी चीज़ें निकल रही है, हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, अगर किसी लोहे को जंग लग जाता है तो वो भी क्या है, हमारी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसमें पानी पड़ा, वो लोहा हमारा जो था वो किसी पूरी तरीके से कोटेड नहीं था या पेंट नहीं था, तो उसकी वजह से उस पर जंग लग गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर आती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, उसके बाद जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, कि सर मैं कैसे बता सकता हूँ या बता सकती हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मतलब कोई भी हमारे पास सामने जो चीज़ हो रही है वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे अगर कोई एक पर्सन है, जैसे कोई एक नेता है या फिर कोई अभिनेता है, तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक्टिंग अच्छी करता है, वो बात अच्छी कर सकता है, उसका लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा है, तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है जिससे हम उसको बोले कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, अगर किसी भी रिएक्शन हमारे आपके सामने हो रही है और उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, यानी कि किसी प्रकार की गैस निकल रही है, वो हार्मफुल गैस हो, कोई यूजफुल गैस हो, डिपेंड नहीं करता, किसी प्रकार की गैस निकल रही है किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है, हमारी केमिकल रिएक्शन की हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम कैरेक्टरिस्टिक में कंसीडर करते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर हमारी किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, देखिए ये मेरा एक बीकर है, मान लीजिए मैंने इसमें कोई केमिकल ए डाला है, फिर मैंने इसमें बाहर से केमिकल बी मिला दिया। केमिकल ए में केमिकल बी मिलाने के बाद जब ये केमिकल ए और बी दोनों पूरी तरीके से आ गए, तो यहाँ पे बड़ा सा एक थक्का टाइप का जम गया। क्या जम गया, थक्का टाइप का, या फिर एक परत जैसी जम गई इसके अंदर। तो ये जो परत होती है इसी को हम बोलते हैं साइंस की भाषा में प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, परत और थक्का, ये आपको पूरी मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एक जस्ट लाइक ऑफ कवरिंग, या एक सरफेस पतली सी बन जाए या फिर एक स्ट्रक्चर बन जाए कोई, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और उसी प्रेसिपिटेट कई कई इंडस्ट्रीज में ये सारी चीज़ें यूज भी होती है। प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ मेडिसिन या प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग को यूज किया जाता है अलग अलग तरीके, अलग अलग बीमारियों ट्रीटमेंट में। ठीक है, प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, यानी कि ये जो चीज़ हमारे सामने हो रही है केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं चेंज इन कलर। अगर मानिए कि किसी भी चीज़ का कलर चेंज हो रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, आपके पास एक बीकर था, उसमें आपके पास केमिकल ए था, इसमें आपने ऊपर से केमिकल बी को मिला दिया,
केमिकल ए में केमिकल बी मिलाने के बाद अगर ये अपनी कलर को चेंज करता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो इसका कलर कुछ और है, सपोज इसका कलर यहाँ पर रेड है, तो फर्दर अगर इसका कलर चेंज हो के लाइट ग्रीन हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस दौरान यहाँ से यहाँ जाने में केमिकल ए में केमिकल बी मिलाने पे मेरा कलर में चेंज आया, यानी कि हमारा रेड से कलर लाइट ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, तभी ऐसा हुआ है, और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये चीज़ मेरे सामने हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने का एक सिंपल सा फंडा आपको दे दिया गया है कि भैया अगर आपके सामने कलर चेंज दिखे किसी भी चीज़ में तो वो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तभी उसके अंदर एक कलर चेंज है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, अगर आपने देखा कि भाई मेरे पास एक बीकर था, मान लीजिए सपोज करिए ये आपके पास बीकर है, अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। आपने कोई रिएक्शन करी, ए में किसी बी को लाके मिलाया बाहर से, उसके बाद कुछ देर बाद देखा कि मिलाने के बाद भैया मेरा जो टेम्परेचर है वो हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, तो आपको जो बीकर है वो गर्म लगने लगा। तो आपने ये चीज़ फील की कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसमें केमिकल बी को मिलाया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, वही तो कैरेक्टरिस्टिक है कि टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपको बीकर गर्म लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी एक तरीके का क्राइटेरिया, एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको बताती है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। ओके, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है, किसी भी चीज़ की अवस्था बदल रही है या फिर स्टेट बदल रही है, तब भी हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इसको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारी एक एक पॉइंट डिटेल में बताने वाला हूँ। हमारा था इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने रिएक्शन लिख रखी है, जिंक। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे जब मैंने जिंक के ग्रैन्यूल्स मतलब कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, जिंक एक मेटल होता है, उसको टुकड़ों में हमने ले लिया और उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पर डाइल्यूट का मतलब क्या है, डाइल्यूट का मतलब ये है कि यहाँ पे इस सल्फ्यूरिक एसिड में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसको हमने डाइल्यूट कह दिया। अगर कॉन्सेंट्रेटेड गोला होता तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि पानी की मात्रा कम है और एसिड की मात्रा इसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इन दोनों की रिएक्शन से हमारे पास जिंक सल्फेट बना और H2 गैस बनी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये H2 गैस निकल रही है, यानी कि यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। यहाँ पे आपके सामने मैंने एक बीकर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैंने डाला है तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद इस फ्लास्क में H2 गैस का इवोल्यूशन हुआ। कौन सी गैस का इवोल्यूशन हुआ, H2 गैस का इवोल्यूशन हुआ, और इस ग्लास ट्यूब से ये गैस बाहर की तरफ आई। तो इस रिएक्शन के दौरान हमारी एक गैस का इवोल्यूशन हुआ जो कि हाइड्रोजन गैस थी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। अगला मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगली आपके पास रिएक्शन ये है, अगर हम PbNO3 होल ट्राइस की एक्वस की स्टेट में रिएक्शन 2Ki एक्वस के साथ करा दें तो हमारा PbI सॉलिड बनता है और 2KNO3 एक्वस बनता है। अब इतने बड़े बड़े टर्म देख के घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे AQ का मतलब होता है एक्वस। अगर मैं आपको बताऊं तो AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब है कि ये पानी में घुला हुआ है या फिर ये लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे एक्वस का मतलब यही होता है। उसके बाद S का मतलब है कि सॉलिड। जो PbI2 बना रिएक्शन होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आया और अगेन जो 2KNO3 है वो एक्वस फॉर्म में हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कैसे हुआ, जब PbNO3 होल ट्वाइस की रिएक्शन 2Ki के साथ कराई गई तो PbI2 सॉलिड बना। देखो यहाँ पर एरो नीचे की तरफ है और जब मैंने आपको ऊपर अभी पढ़ाया
तो यहाँ पे आपका एरो ऊपर की तरफ है। तो एरो ऊपर की तरफ होने का मतलब किसी रिएक्शन में कि किसी चीज का एवोल्यूशन हो रहा है या फिर कोई चीज निकल रही है, और एरो नीचे होने का मतलब किसी भी रिएक्शन में कि किसी भी चीज की प्रेसिपिटेट बन रही है और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो रही है। तो यहाँ पर PbI2 की प्रेसिपिटेट बन रही है और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो रही है। यहाँ पर देखो ये चीज होती है ना, जो ये होती है प्रेसिपिटेट, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा ही प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। केमिकल ए था, कोई केमिकल ए था, उसमें कोई केमिकल बी यहाँ से डाल रहे हैं, जैसे ही डाला इन्होंने तो यहाँ पे एक हमारा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। तो इसे ही हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो हमारी PbI2 का प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसको हम PPT भी बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। चलते हैं चेंज इन कलर में। हमारी जो रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है उसमें अगला है चेंज इन कलर। अगर हम रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की SO2 गैस के साथ, तो हमारा पोटेशियम सल्फेट और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ये जो हमारी गैस है ये है सल्फर डाइऑक्साइड, जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारा K2SO4 बनाता है और उसके साथ ही 5/2O2। ये रिएक्शन की वैलेंसी है, ये हम आगे की क्लासों में सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ। पहले इसका जो कलर था वो कुछ इस तरीके का था, यानी कि ऑरेंज, और बाद में जाके ये डार्क ग्रीन हो गया। ऑरेंज से कलर का डार्क ग्रीन होना ये हमारा दर्शा रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन हुई है। तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। अगला हम पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर। देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपने कोई केमिकल रिएक्शन करी किसी बीकर में और थोड़ी देर बाद वो बीकर अपने आप ही गर्म हो गया किसी सब्सटेंस को मिलाने के बाद। तो अगर वो बीकर गर्म हो गया हमारा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर आया है, और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब कि हमारी वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर यही बता रहा है कि भैया केमिकल रिएक्शन हुई है, जब तापमान बढ़ा है। तो केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अगर चेंज इन टेम्परेचर होता है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जब हमारा क्विक लाइम को हम बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो जब हमारा क्विक लाइम रिएक्ट करता है पानी के साथ तो हमारा स्लेग लाइम बनाता है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में, लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड द बीकर इन विच द रिएक्शन अकर बिकम हॉट। तो हमारा जो बीकर है वो क्या हो जाता है, हॉट, यानी कि उस बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो स्लेग लाइम बना लेता है, और साथ ही साथ एक बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी छोड़ के जाता है, जिससे हमारा बीकर जो है वो हॉट हो जाता है। तो ये हमारे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारी बता रहा है कि रिएक्शन हो रही है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। किसी भी रिएक्शन में हीट निकल रही है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसके बेसिस में रिएक्शन दो तरीके की होती है। कोई रिएक्शन होती है जो हमारी हीट हमको एक्सटर्नल स्टिमुलाई से हीट देनी पड़ती है, बीकर लगाना पड़ता है, स्टोव लगाना पड़ता है, हमें रिएक्शन को हीट देनी पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन हमें हीट देती है, यानी कि जो बीकर है उसको गर्म कर देती है। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि एक्सो मतलब एग्जिट, यानी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट का एग्जिट हो रहा है, यानी कि हीट निकल रही है, किसी भी रिएक्शन में हीट निकल रही है। तो जो अभी आपने ऊपर वाली पढ़ी ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि यहाँ से हीट निकल रही है, इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, तभी हमारा बीकर जो है वो गर्म हो रहा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि whenever heat releases during a reaction, then the reaction is called एक्सोथर्मिक। यानी कि जो हमारी रिएक्शन है उसमें हीट का एग्जिट हो रहा है तो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक कहलाती है। और एंडो इसका जस्ट अपोजिट है, एंडो मतलब EN,
ई एन मतलब एंट्री, यानी कि अगर हमारे पास हीट की एंट्री हो रही है, यानी कि हमें बाहर से हीट देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो रिएक्शन का टाइप है वो है एंडोथर्मिक। तो इसको हम लिखते हैं व्हेन एवर हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग a reaction, then it is called एंडोथर्मिक। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। अगला पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर किसी भी चीज़ की स्टेट में अगर हमें चेंज दिख रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे या फिर रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। जैसे यहाँ पर आपकी मोमबत्ती है, तो इस मोमबत्ती में क्या हो रहा है, आपकी स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या है कि जो आपका वैक्स है वो वैक्स पिघल रहा है, और वो वैक्स पिघलने के बाद नीचे देखो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में जमा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे हीट भी निकल रही है, गैस भी निकल रही है ना। तो ये सारी चेंज हो रही है। तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे अभी एक सॉलिड मोमबत्ती है, और जब समय के साथ ही जलती रहेगी, तो धीरे धीरे ये मोमबत्ती एकदम समाप्त हो जाएगी और इतनी छोटी सी हो जाएगी। तो इसका मतलब कि इसने अपनी स्टेट को चेंज किया, यानी कि पहले ये इतनी बड़ी थी और अब ये इतनी छोटी हो गई है। तो यानी कि इतनी छोटी हो गई है, एक तो शेप चेंज हुआ, दूसरी चीज जो स्टेट में चेंज हुआ, वो स्टेट में चेंज ऐसे हुआ कि पहले सॉलिड फॉर्म में थी, और सॉलिड फॉर्म से धीरे धीरे ये लिक्विड में कन्वर्ट होती जा रही है, यानी कि वैक्स में कन्वर्ट होती जा रही है। यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि जो कैंडल है वो पहले सॉलिड है, और जब मैंने उसको हीट दे दी तो वो वैक्स में कन्वर्ट हो गई, जो कि लिक्विड है, जो हवा में कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिड के फॉर्म में बदल जाता है। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ चेंज इन स्टेट है जो कैरेक्टराइज कर रहा है हमारी रिएक्शन को, कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। अगला हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व, इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। एक मेथड जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, उसमें इन्वॉल्व जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल क्या है, उनके फॉर्मूले क्या है, और जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व है उनकी स्टेट क्या है, इन सब चीज़ों को जब हम लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे अगर हम मैथ्स में पढ़ते हैं, मैथ्स की इक्वेशन होती है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो एक इक्वेशन बनती है। ऐसे ही करके हम जब एलिमेंट्स के नेम या एलिमेंट्स के सिंबल्स के रूप में या फिर कंबाइंड फॉर्म में उसे जब दर्शाते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा था, जो कि अभी आपको मैंने रिएक्शन पढ़ाई। तो यहाँ पे जिंक को मैं सिर्फ बोल सकता हूँ Zn, जो कि इसका सिंबल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को बोल सकता हूँ H2SO4, जिंक सल्फेट को बोल सकता हूँ ZnSO4, और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया ना बच्चों, अभी अभी जो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, तो इसी को हम कहते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन। यानी कि जिंक को Zn से रिप्रेजेंट किया, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से रिप्रेजेंट किया, जिंक सल्फेट को ZnSO4 से, हाइड्रोजन को H2 से। इस तरीके से दर्शाना, इस तरीके से दिखाना, इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं। इस चैप्टर की जो जान है यानी कि बैलेंसिंग, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसको हम पढ़ने वाले। देखिए बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ बैलेंस हमें क्यों करनी है, वो अनबैलेंस है इसलिए हमें बैलेंस करनी है। बैलेंस से हम सिंपल मतलब क्या समझते हैं, एक तराजू। अगर एक तराजू को हमको बैलेंस करना है तो जितना वेट इस तरफ होना चाहिए उतना ही वेट इस तरफ होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास अगर एक तराजू है तो उसमें जितना वेट इस तरफ होगा उतना ही वेट इस तरफ होगा, तभी ये चीज़ बैलेंस कहलाएगी। इसी तरीके से हमको केमिकल रिएक्शन में भी जितना लेफ्ट हैंड साइड होता है उतना ही राइट हैंड साइड करना पड़ता है,
तभी एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस कहलाएगी। अगर आप देखो तो कोई भी चीज़ है, अगर आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते टाइम अगर आप चावल डाला आपने, उसके बाद नमक डाला, उसके बाद अलग अलग चीज़ें डाली, आपको सपोज करिए पुलाव बनाना है, तो उसमें अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में डाल दोगे या फिर कोई भी चीज़ बहुत कम अमाउंट में डाल दोगे, तो क्या वो चीज़ प्रॉपर अच्छे तरीके से बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो इसी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को सक्सेसफुली कराने के लिए दोनों तरफ चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम्स मॉलिक्यूल हैं उतने ही राइट हैंड साइड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले रिएक्शन हम लोग करते हैं जो कि बहुत फेमस रिएक्शन है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। देखिए, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और उसके बाद हमारा बनता है CO2 प्लस H2, और इसके साथ हमारी कुछ एनर्जी भी निकलती है। एनर्जी निकलेगी तो इसको हम एरो से डिनोट करेंगे जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए, C6H12O6O2 CO2 और H2। अगर आप ध्यान से इस रिएक्शन को देखो तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो 6 कार्बन है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो कोई भी रिएक्शन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि लेफ्ट हैंड साइड कुछ और चीज़ है और राइट हैंड साइड कुछ और चीज़ है? इसको तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखो, बैलेंसिंग का एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो कि आपको एनसीईआरटी में बताया गया है, उसको हटा के हमें हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि हमें जल्दी आंसर तक पहुँचाए, उसको हम आज सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमको मेन एलिमेंट देखना है। यहाँ पे मेन एलिमेंट अगर मैं मानो, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो हर किसी में आते हैं, मगर इसमें यूनिक क्या है कि इसमें मेन एलिमेंट कार्बन है। तो कार्बन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसके पास 6 कार्बन है और किसी के पास कार्बन नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड वाली साइड से हमने देख लिया कि 6 कार्बन है, तो राइट हैंड वाली साइड में जाके हम लगा देंगे तो इसके पास 6 कार्बन है। तो अगर 6 कार्बन मैंने लगा दिए तो इसकी फॉर्म क्या हो गई? C6H12O6 प्लस O2। मैंने यहाँ पर 6 कार्बन ऐड कर दिए, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, प्लस H2। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा मेन एलिमेंट यानी कि कार्बन बैलेंस हो चुका है। उसके बाद मैं देखूंगा हाइड्रोजन और देन मैं देखूंगा ऑक्सीजन। तो हम हाइड्रोजन को कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं इस वाले H2 में अगर 6 मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि अगर मैं यहाँ साइड में 6 को मल्टीप्लाई कर दूं H2O से, तो क्या मेरे जो हाइड्रोजन है वो 6 टू द 12 नहीं हो जाएंगे? यानी कि जो हाइड्रोजन है अगर मैं उसको 6H2O लिख दूं तो क्या जो मेरे हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी कि 12 हाइड्रोजन नहीं हो जाएंगे? अगर 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? बिल्कुल सही। तो हमारा जो दोनों तरफ का हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो गया। C6H12O6 प्लस O2 6CO2 जो कि पहले से बैलेंस है, और यहाँ पे अगले स्टेप में मैंने क्या कर दिया? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 6H2O, यानी कि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गए। अब मैं देखूंगा ऑक्सीजन को। अब कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को हमें देखना है। ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, 2 और ऑक्सीजन यानी कि 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6 टू द 12, यानी कि 12 ऑक्सीजन, 12 के साथ 6 ऑक्सीजन ये वाले, 12 और 6, यानी कि हमारे पास टोटल 18 ऑक्सीजन है। 18 ऑक्सीजन, मेरे पास राइट हैंड साइड में है और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 8 ऑक्सीजन है। तो इन ऑक्सीजनों को 18 इस तरफ है और उधर भी 18 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर राइट हैंड साइड में मेरे पास 18 ऑक्सीजन है तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितने ऑक्सीजन होंगे? ये मुझे कैसे करना पड़ेगा?
इसको आप देखिए, यहाँ पर मेरे पास 8 है और यहाँ पर मेरे पास 18 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मेरे पास 10 ऑक्सीजन डेफिशिट में है, यानी कि कमी है 10 ऑक्सीजन की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हम ऑक्सीजन को बढ़ाएं कैसे। देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ तो इससे पूरी रिएक्शन का ये पूरा जो C6H12O6 है पूरा अफेक्ट होगा, यानी कि इस पूरे में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब में वो नंबर मल्टीप्लाई होगा जो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। और अगर मैं सिर्फ इस इंडिविजुअल ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे किसी भी एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ इस ऑक्सीजन को ही फर्क पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑक्सीजन को ही छेड़ूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगले स्टेप में C6H12O6 में अगर मैं इस ऑक्सीजन में 6 मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। कैसे, देखिए 6 to the 12, 12 ऑक्सीजन, 12 प्लस 6 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, यानी कि 6 to the 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन ये है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे 18 ऑक्सीजन इस तरफ भी हो गए और 18 ऑक्सीजन इस तरफ भी हो गए, यानी कि अब मेरा यहाँ पर कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ये हमारी चीजें पूरी समाप्त हो चुकी है। तो देखिए, इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया, इस वाले स्टेप में मैंने कार्बन को बैलेंस किया। उसके बाद इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया, इस वाले स्टेप में मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। उसके बाद इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, जो कि मेरे 3 चीफ एलिमेंट्स थे एक कंपाउंड के। तो बैलेंसिंग बहुत ही आसान है। हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर आप चलेंगे तो आपको और भी आसान लगेगा। आप ट्रेडिशनल मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें पूरा आपको बॉक्सेस बना के हर एक चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, एंड एट द रिजल्ट आप इसी में पहुंचने वाले हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, देखिए सामने हमारा एक इक्वेशन है CH4 प्लस O2, जो हमारा प्रोडक्ट दे रहा है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है। देखिए CH4 हमारा क्या होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा मीथेन होता है। और जो मीथेन होता है वो एक तरीके का फ्यूल की तरह काम करता है, हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करता है। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ी सी हीट दे दें, ये हमारा हीट का सिंबल होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये हमारा हीट का सिंबल होता है। तो अगर इसको हम हीट दे दें थोड़ी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे दें तो ये जलने लगेगा, और जब ये जलने लगेगा तो ये हमारा CO2 और H2O प्रोड्यूस करेगा और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो कि फ्यूल में खासियत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो अभी हमारा फिलहाल यहाँ पर मोटिव क्या है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना। पहले हम देखेंगे कि क्या ये बैलेंस है या फिर ये अनबैलेंस रिएक्शन है। भाई कोई भी चीज़ करने से पहले हमें उसको देखना पड़ेगा ना कि ये बैलेंस है या फिर नहीं है। तो ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा चीफ एलिमेंट। सबसे पहले चीफ एलिमेंट यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो कार्बन तो भाई बैलेंस है, कार्बन को मेरे को नहीं छेड़ना है। उसके बाद मैं हाइड्रोजन को देखूंगा, हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, मतलब यहाँ गड़बड़ है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा। इसका मतलब यहाँ पर हो गए 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर हो गए 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है, इधर 2 है और वहां पर 3 ऑक्सीजन है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को बैलेंस करना है। तो आप पहले आपको एक मौका दे देता हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई करो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले आपको हाइड्रोजन को करना है बैलेंस, देन आपको ऑक्सीजन को करना है। हमेशा आपको एक पैटर्न फॉलो करना है CHO का, फॉर कार्बन लाइक कंपाउंड में CHO का पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है बैलेंसिंग में, इसको आप ध्यान रखिए। आप इसको करिए, 2 मिनट है आपके पास। आशा करता हूँ आपने आप सॉल्व कर लिया होगा। तो अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन मेरे पास 4 है और यहाँ 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये बैलेंस नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, CH4 प्लस O2 एज इट इज हीट हो रही है, CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O, यानी कि यहाँ से यहाँ आते हुए मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया है बाय मल्टीप्लाइंग 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन तो मेरे बैलेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे अपने
ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2। तो ये 2 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो हमारा O2 है वो है 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ CO2 के पास भी 2 ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि टोटल 4 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन है। तो ये भी गड़बड़ है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगले वाले स्टेप में अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या है 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगर ये 4 ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पर ये 4 है, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है। तो CH4 प्लस 2O2, यहाँ पर हीट दिया CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे तो हमारी एक रिएक्शन है, ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गई और इसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगले वाले स्टेप में मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ओके, बाय मल्टीप्लाइंग 2। तो ये हमारा तीसरा स्टेप था। तो पैटर्न यही फॉलो करना है आपको। CHO का पहले कार्बन को बैलेंस, देन हाइड्रोजन को, देन ऑक्सीजन को। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा फॉलो करने का। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कितने ज़्यादा उत्सुक हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट्स के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।